दूसरी इसकी विशेषता यह हो गई कि ये इस प्रकार से शिक्षण करने पर विद्यार्थियों को एक तार्किक शक्ति का विकास होता है। यानी कि आप उसको उदाहरण देते हैं, आप तुलना करते हैं तो विद्यार्थियों में एक तार्किक शक्ति का विकास होता है। हाँ, वो तर्क कर सकता है कि अच्छा हाँ नहीं इन्होंने ये कहा था तो उन्होंने ये कहा, दूसरे लेखक ने ऐसे कहा वो, तो वो इसका फ़ायदा ये हो कि तार्किक शक्ति का विकास होता है। तीसरी विशेषता इसकी यह हो जाएगी कि इसके द्वारा गद्य शिक्षण करने पर विद्यार्थियों को वह पाठ ज़्यादा याद रहता है या वह ज्ञान ज़्यादा स्थायी रहता है। क्यों? क्योंकि हम देखें परिभाषा में कि जो विश्लेषण विधि है वो उदाहरण देता है, तुलना करता है और उदाहरण भी देता है, तो वो दैनिक जीवन से भी उदाहरण दे सकता है वो कि हाँ आपके जो समाज में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कैसी हो रही हैं वो, तो क्या कहता है कि वो उसको समझने में बड़ी आसानी होती है। तीसरा इसका इस विधि का विशेषता यह है, सॉरी क्या बोलते हैं आप इसको, हाँ गुण यह है कि इससे शिक्षण करने पर विद्यार्थियों में समालोचना की प्रवृत्ति बढ़ती है। समालोचना क्या होता है? आलोचना और समालोचना। कहा जाता है कि आलोचना जो है कि एक जब हम करते हैं तो वो हम निगेटिव रूप में नहीं लेना चाहिए। समालोचना जब हम करते हैं तो उसको क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या उसकी बुराइयाँ, दोनों लिया जाता है वो, तो वो होता है समालोचना। यानी कि जब हम पाठ पढ़ा रहे हैं, कोई कहानी या कभी कभी गद्य पढ़ा रहे हैं, तो उसमें एक कवि ने क्या कहा है, हम उसकी समालोचना करते हैं कि भाई उसी काल के दूसरे जो लेखक है वो क्या कह रहे हैं, क्या वो सही कह रहे हैं, प्रेमचंद्र जी क्या लिखा कि हाँ कफन में इस तरह, क्या उस समाज में भी उस तरह का समाज में उस तरह के लोग थे या केवल काल्पनिक बातें थी। ठाकुर की कुआं में जो बात कहे हैं, ठाकुर का जो दिखाए हैं और जो उस दलित का दिखाए हैं, तो क्या बात सही है या गलत है वो, तो वो कह समालोचना करना था। क्योंकि जब आप उच्च क्लास में जाते हैं तो आपको केवल किताब में जो दिया गया उससे ही काम नहीं हो पाती, आप उसको आलोचना समालोचना करना होता है। जैसे आप लोगों ने अगर पीजी और यूजी का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें लिखा होता है कि हाँ इसको क्रिटिकली एनालाइज करिए या इस पर समालोचनात्मक टिप्पणी लिखिए, तो वही समालोचना की बात करें, तो वो करें कि समालोचना का भी विकास होता है। तो ये तो हो गया आज के कुछ गुण। अब दोष क्या होगा? दोष आज समझ गए होंगे कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए यह उपयोगी नहीं है, इससे समय की ज़्यादा समय ज़्यादा लगता है, इसके माध्यम से गणित पढ़ाने में समय ज़्यादा लगता है वो अ, इसके हाँ समय ज़्यादा लग। तीसरी कमी इसकी ये बता सकते हैं कि इसमें शिक्षक ज़्यादा सक्रिय होते हैं, विद्यार्थियों की सक्रियता कम होती है। क्यों? क्योंकि जब शिक्षक इसको बताता है, इसको इसको एनालिसिस करता है, तो वो ज़्यादा वही उदाहरण देता है, वही तुलना करता है और फिर इनके बच्चों की कम हो जाती है। तो ये कुछ इसकी कमियां लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका विश्लेषणात्मक विश्लेषण विधि। अब लास्ट आता है संयुक्त विधि। संयुक्त विधि क्या है? इस नाम से लग रहा है कि संयुक्त, तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो संयुक्त विधि हिंदी गद्य शिक्षण की वह विधि है जिसके अंतर्गत हिंदी गद्य की विभिन्न विधियों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे अर्थबोध विधि, व्याख्या विधि, विश्लेषण विधि इत्यादि। तो ये तो हो गया संयुक्त विधि। क्या मतलब इसका निकला कि यानी कि ये कह रहा है कि कोई भी एक विधि परफेक्ट नहीं है। जैसे कि आप देख चुके हैं सभी विधियों में गुण और दोष है वो, तो हम नहीं कह सकते कि हाँ अर्थबोध विधि से हम बच्चों को पढ़ाएंगे, व्याख्या से नहीं पढ़ाएंगे। आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं नहीं हम व्याख्या से पढ़ाएंगे, विश्लेषण से नहीं पढ़ाएंगे। या आप ये कह सकते नहीं हम विश्लेषण से नहीं देंगे, हम केवल अर्थबोध से करेंगे। वो हमने पढ़ा कि विश्लेषण विधि जो है कि प्राथमिक स्तर के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है, ये हमने लिखा था आपके इसमें दोष में। लेकिन अगर हम उदाहरण दे रहे हैं, अगर हम बच्चों को अर्थबोध विधि प्राथमिक स्तर में बता रहे हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं और साथ साथ उदाहरण भी दे रहे हैं, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। यानी कि बच्चों को पहले उसकी व्याख्या करिए, प्रत्येक शब्द का अर्थ बताइए, फिर उसका सारांश बताइए और फिर उसी तरह का उससे जीवन से संबंधित कोई उदाहरण दीजिए, तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा वो। तो वही है संयुक्त विधि। तो संयुक्त विधि यही कह रहा है कि ये संयुक्त विधि वह विधि है जिसमें हिंदी गद्य शिक्षण की सभी विधियों को सम्मिलित किया जाता है वो।
और सबसे अच्छी विधि संयुक्त विधि ही मानी जाती है। आप किसी भी स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हो, चाहे प्राथमिक, चाहे माध्यमिक, चाहे उच्चतम, आप ये नहीं कह सकते कि हाँ हम केवल इस विधि से ही पढ़ाएंगे। इसीलिए सभी विधि को सम्मिलित किया जाता है, तो वो हो जाता है संयुक्त विधि। तो ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। तो संयुक्त विधि का आप दे सकते हैं। इसकी समीक्षा अगर करनी हो तो आप इसकी कमियां तो आप बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी विधियां सम्मिलित हैं, यानी सभी विधियों की जो अच्छाइयां हैं वो सम्मिलित हो सकती हैं। तो इसमें हम, अगर आपको गुण बताना है तो आप गुण बता सकते हैं। अर्थबोध विधि का भी इसमें गुण सम्मिलित हो जाएगा, व्याख्या विधि का भी हो जाएगा, विश्लेषण विधि का भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त विधि। तो 3.2 में आपका केवल इतना ही था, गद्य शिक्षण की अर्थबोध विधि, व्याख्या विधि, विश्लेषण विधि और संयुक्त विधि। तो इन विधियों का परिचय और इनकी समीक्षा, यानी कि ये इन विधियों किससे कहते हैं, इन विधि आपको पता होना चाहिए कि इन विधियाँ का परिभाषा बताइए और इनके क्या गुण और दोष हैं वो बताइए। अगर इतना आपको पता है तो आप ये आपका यहीं पे हो जाएगा वो। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे हम कल बात करेंगे। थैंक यू।